नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे अफ्रीका के एक सैन्य राष्ट्राध्यक्ष की। अफ्रीका में एक देश है बुर्किनो फासो फासो बुर्किनो फासो। उसका युवा राष्ट्रपति है, अभी 36 साल का है। 24 साल की उम्र में उसने पद ग्रहण किया था। वो एक सैनिक था, कैप्टन था सेना में, और वहाँ तख्ता पलट करके वो राष्ट्रपति बना। और बुर्किनो फासो जो देश है उसकी कुल आबादी है 2 करोड़ 30 लाख करीब। आ, और क्षेत्रफल है उसका 2,74,200 वर्ग किलोमीटर। और इसकी राजधानी है ओगाडोगू। आधिकारिक भाषा है फ्रेंच। क्योंकि ये देश पहले फ्रांस का एक उपनिवेश था, और इसलिए यहाँ पर जो है सारा काम फ्रेंच भाषा में होता था, तो वहाँ की भाषा भी फ्रांस हो गई। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश में होता था, लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं हो पाई, राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई। हालांकि बहुत सारा काम अभी भी अंग्रेजी में ही होता है। अ, यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें 60% मुस्लिम्स हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, और 25% जनता जो है ईसाई धर्म को मानते हैं। और 5% बाकी जो बचते हैं वो पारंपरिक अफ्रीकी धर्म मानते हैं। यहाँ के एक राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति एक सैन्य शासक हैं, लेकिन उनका एक भाषण बहुत ही वायरल हो रहा है। और दूसरी इसमें विशेष बात यह है कि इस बंदे ने यूरोप के सारे देशों को आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो भाषण इतना सारगर्भित है दोस्तों, कि उसने सारे जो यूरोप के कंट्री हैं, अमेरिका और यूरोप, जो मतलब दूसरे देशों को उपनिवेश बना रहे थे, अभी उन्होंने उपनिवेश बनाना तो छोड़ दिया है, लेकिन नए उपनिवेश की तरह उनको उपयोग हो रहा है। मतलब तो उन सबको उसने आंख में आंख डाल करके बात की और उनको आईना दिखाया, मतलब आईने के सामने खड़ा कर दिया कि तुम्हारी असलियत ये है। उसने असलियत बताई। इब्राहिम ट्राओरे ने 2022 में एक सैनिक विद्रोह करके ये सत्ता संभाली थी। 2-3 साल में ही उसने अफ्रीकी देशों में एक क्रांति का सूत्रपात किया, करने की कोशिश की है। इब्राहिम ट्राओरे का भाषण युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। उसकी फ्रांस विरोधी और पैन अफ्रीका विचारधारा उन्हें बहुत पसंद आ रही है। क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। हालांकि उनके शासनकाल के दौरान बुकिनो फासो में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी है और मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब भी कभी कोई किसी देश का नेता अपने पैरों पर खड़ा होता है और यूरोप के देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तब उस पर ऐसे आरोप लगना, उसके लिए उसके खिलाफ विद्रोह करवाना आम बात है। ये यूरोपीय यूरोपीय देशों की स्टाइल है। किसी गद्दार को ढूंढ कर उसके खिलाफ विद्रोह करा देंगे, जैसा अभी अमेरिका में बांग्लादेश में किया।
शेख हसीना को अगर अमेरिका से पंगा नहीं लेती तो न तो कोई छात्रों का आंदोलन होता, टूल पकड़ता, और न ही जो है यूनिट सरकार बनती। इसी तरह इनको जो शेख हसीना के पिताजी मुजिबर रहमान, उनको भी इसी तरह से हटाया। उन्होंने भी मतलब अमेरिका और सबके विरुद्ध जाकर के बांग्लादेश नया खड़ा किया, तो उनको भी आंखें दिखाई और उनको उनकी तो मृत्यु हत्या ही करवा दी, और गद्दाफी की हत्या करवा दी, ये सदाम हुसैन की हत्या करवा दी, पता नहीं किन किन की हत्या करवा दी। और ये खेल ऐसे ही चलता रहा है। और पता नहीं इब्राहिम ट्राओरे भी कब तक अपने जान को बचा पाएंगे, क्योंकि फ्रांस मतलब यूरोप के देशों को या अमेरिका के देश को आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाला आदमी खटकता है उनकी आंखों में, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते ज्यादा दिन। वो अलग बात है कि उसके ऊपर उसका बस नहीं चल रहा है अभी। इब्राहिम ट्राओरे फासो की 2022 में बुकिनो फासो में 2 तख्ता पलट हुए। 24 जनवरी 2022 को लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडा आगो डामिका ने राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन कोवारे की सरकार को अपदस्थ किया। इस तख्ता पलट के नाम पर डाबीबा ने देशभक्ति आंदोलन के लिए सुरक्षा और पूर्व स्थापित नामक सैन्य जुंटा का नेतृत्व किया और अंतरिम राष्ट्रपति बने। उन्होंने देश में बढ़ते आतंकवादी हमलों और सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को सुधारने का प्रयास का वादा किया था, और कुछ सुधर भी रही थी। लेकिन 30 सितंबर को 2022 में अबीना का तख्ता पलटकर इब्राहिम ट्राओरे का सत्ता में आए। इस छोटे से परिचय के बाद मैं आपको उनके भाषण के कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ। उसके पहले कि मैं ये भाषण के अंश सुनाऊं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो इब्राहिम जो ट्राओरे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बुकिनो फासो के, वो बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि CNN, BBC, फ्रेंच 24 में तुम सबको देख रहा हूं, मैं तुम्हारे हर झूठ को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं इब्राहिम टोरे हूं और आज मैं तुम्हारे नकाब उतार रहा हूं। हाँ, तुमने सही सुना। मैं जिसे तुम एक नौजवान सैनिक शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक उग्रपंथी कहते हो, जिसे तुम एक पश्चिम विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर पाओगे। इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते। इस बार तुम अपने कैमरे नहीं हटा सकते। इस बार तुम्हारे संपादक इस भाषण को काट नहीं सकते, क्योंकि ये वो दुनिया अब नहीं रही जिस वक्त तुम्हारा अधिकार था। अब करोड़ों लोगों से ये बात सुनेंगे, बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरे, बिना तुम्हारे झूठों से लिपटी, बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरे, बिना तुम्हारे झूठों में लिपटी, बिना तुम्हारी गंदगी से सनी। मैं 34 साल का हूं। मैंने अपनी जिंदगी के हर दिन तुम्हारे झूठों में बिताए। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका को देखा करता था। हमेशा वही तस्वीर, मक्खियों से गिरे बच्चे, सूखी जमीनें, हथियार, मौत, यही अफ्रीका उन्होंने हमें बताया।
अफ्रीका, उन्होंने हमें बताया अफ्रीका ऐसा होता है, और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी, हमें अपनी धरती से, अपने लोगों से शर्म आने लगी। लेकिन फिर भी मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च किया, सवाल किए, और मुझे समझ में आया कि तुमने जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया वो असली नहीं था। जो जो कहानी हमें सुनाई वो एक झूठी थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक स्क्रिप्टेड थी, जो बहुत सालों पहले तुमने लिखी थी। तुमने अफ्रीका को दिखाया, अफ्रीका को बेचा। कैसे बेचा? ऐसे जैसे हम इंसान ही नहीं है, और जैसे हम किसी जंगल के जानवर हो, और हम और जैसे हम तुम्हारे इंतजार में पड़े हुए बेचारे हों। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारी स्क्रीन पर वही कहानी, भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अराजकता। अब कोई अफ्रीका कहता है तो तुम्हारे शब्दकोश में और कोई शब्द नहीं होगा। ये सारी बातें राष्ट्राध्यक्ष टोरो कह रहे हैं, और यही मैं कह रहा था कि ये सब बातें करके उन्होंने यूरोप के सारे कंट्रियों को, अमेरिका सहित, अ, एक ऐसा आईना दिखाया है कि सब इससे दंग हैं। ना उम्मीद, ना सफलता, ना विकास, ना प्रतिरोध, ना इज्जत, ना गर्व, ना जीत। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे अखबारों, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, और कभी अफ्रीका की कामयाबियों को हेडलाइन बनाया है? कितनी बार तुमने रवांडा, इथोपिया, बोत्सवाना की कहानियां प्रकाशित की है? और मैं बहुत सारी बातें कही, लेकिन अफ्रीका की असली तस्वीर जो उन्होंने पेश की उस पर गौर करना जरूरी है। तो लीजिए असली आंकड़े, दुनिया का असली आंकड़े मैं बताता हूँ। दुनिया बताते हैं कि दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। तुम्हारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक कार इसके बिना नहीं चलेंगे। ये कोबाल्ट कांगो से आता है, लेकिन वहां के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते। दुनिया का 90% प्लेटिनम अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, और वहां के लोगों को बेरोजगारी वहां के लोग बेरोजगारी में डूबे हैं। जहां का 90% प्लेटिनम अगर विश्व का साउथ अफ्रीका में से आता है, और वहां के लोग अगर बेरोजगार हैं, तो ये बहुत ही हद की बात है, अफसोस की बात। 30% सोना माली, बुर्किना फासो, घाना, तंजानिया में सोना की नदियां की तरह बहता है। सोना नदियों की तरह बहता है, लेकिन लोग गरीबी में मरते हैं, तैरते हैं। 65% हीरे बोल्सवाना बोल्सवाना, अंगोला, कांगो, सिएलियोना, अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर $1 रोज कमाते हैं। 35% यूरेनियम नाइजर, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से चलती है, लेकिन हमारे गांवों में बिजली नहीं। और तुम पूछते हो अफ्रीका गरीब क्यों है? तुम पूछते हो अफ्रीका गरीब क्यों है? यही सवाल है। अफ्रीका इतना धनवान होते हुए भी
गरीब कैसे बनाए रखा गया है? जवाब है उपनिवेशवाद। कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस रूप बदला। पहले तुम हमारे देश पर कब्जा करते थे, अब तुम कंपनियां खोलते हो। पहले तुम जबरदस्ती लेते थे, अब तुम समझौते करवाते हो। पहले तुम बोर्ड से शासन करते थे, कोड़े से शासन करते थे। अब तुम कर्ज देकर हमें अब मैं अ, हमें अब मैं तुम्हें तारीख, नाम, आंकड़े देकर बताता हूं। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, कोबाल्ट निकालती है। कांगो से 2022 में कमाई की $256 मिलियन। टैक्स दिया कांगो को $500 मिलियन। सिर्फ 0.02%, 0.2%, 0.2%। क्या यही न्याय है? मतलब आपने कमाई की $256 मिलियन, आपने टैक्स दिया $500, मतलब टोटल जो खनिज ले गया उसकी कीमत कितनी हुई? $500। और वो मतलब ये न्याय है? रियो जेनिटो ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया कंपनी गिनी में बॉक्साइट निकालती है। 20 मिलियन टन हर साल। गिनी को क्या मिला? प्रदूषण और कैंसर। टोटल एनर्जी फ्रेंच ऑयल कंपनी है। अंगोला, नाइजीरिया, कांगो में तेल निकालती है। 2022 में मुनाफा $36 मिलियन। लेकिन अफ्रीका से सिर्फ गेर पाइपलाइन एंग्लो अमेरिकन साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, अब लंदन में हीरे, प्लेटिनम, लोहा सब ले लिया और छोड़ गए 60 लाख बेरोजगार मजदूर। ये तो सिर्फ बर्फ की नोक है, ना ना बाकी का क्या? छुपे हुए सौदे, सीक्रेट बैंक अकाउंट, टैक्स की चालबाजियां। हर साल 88 मिलियन अवैध रूप से अफ्रीका से बाहर जाते हैं। तुम 45 मिलियन की मदद लिखते हो, पर कोई ये नहीं लिखता कि अफ्रीका मदद पाने वाला नहीं, मदद देने वाला है। तुम कैमरा जूम करते हो उन सूजे हुए पेटों पर, जबकि पर्दे के पीछे हर रोज टन के हिसाब से सोना, हीरे, तेल, यूरेनियम निकलता है। ये तुम्हारा सिस्टम है। भ्रष्टाचार फैलाओ, नेताओं को रिश्वत दो, विदेश में अकाउंट खोलो, उनकी औलादों को अपने यूनिवर्सिटी में भेजो, सौदे करो, और 50 से 90 साल के कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स में छूट, पर्यावरण और मजदूरों को के नियमों की अनदेखी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, सिर्फ खदानों से पोर्ट तक। गांवों तक सड़कें नहीं है, स्कूलों में बिजली नहीं है। सुरक्षा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के हाथों में है। विरोध को आतंकी घोषित करो, मीडिया को चुप कराओ, लोकल पत्रकार खरीदो, विरोध की आवाजें बंद बताओ, बाहर की मीडिया को सिर्फ अराजकता दिखाओ। ये सिस्टम 100 साल से चल रहा है। तुम इसे नहीं देखना चाहते क्योंकि तुम खुद इसका हिस्सा हो। यह इब्राहिम ट्यूआरो का भाषण के कुछ अंश है। इब्राहिम टेरोरे के शब्दों में एक आह्वान है जो अफ्रीकी अधिकारों और हितों के लिए खड़े होने और उनका पश्चिमी देशों को उनकी ये चुनौती भी है, जो चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, ये भाषण मैंने इसलिए आपको सुनाया टेरोर का,
कि इसने जो स्थितियां बयान की है वो स्थितियां लगभग लगभग भारत में भी है। भारत में भी विदेशी देश ऐसे ही कर रहे हैं। आपने देखा ना अभी अमेरिका ने कैसे टैरिफ वार शुरू किया, कैसे हमारे उद्योग धंधों को या हमारे उत्पादों को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए उसने टैरिफ वार शुरू की। कैसे उन्होंने हमारी सार्वभौमिकता पर हमला किया और पाकिस्तान और भारत के जो विवाद चल रहा था, जो तनाव चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, उसको अमेरिका ने जो है बीच में इंटरवीन करके रुकवाया। क्यों? मतलब हमारी सार्वभौमिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने। और हमारे जो नेता लोग हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे गडकरी हो, ये सब चुपचाप बैठे देखते रहे। क्योंकि इनको वो वहां से पैसा मिलता है। और ये तो नरेंद्र मोदी ने स्वयं ने, मतलब ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया कि 1992 में, 93-94 में वो वहां पर ट्रेनिंग के लिए गए थे। उसका सारा खर्चा किसने दिया? इनके पास तो था नहीं, फकीर थे ये तो, रोटी मांग के खाते थे। 35 साल तक रोटी मांग के खाई इन्होंने, फिर इनको किसने दिया पैसा? तो यही सिस्टम है जो बुर्किना फासो में और अफ्रीका में है। वही सिस्टम हमारे भारत में और एशिया में है। एशिया में ही इसी तरह से हमारे आसपास के देशों को भी देखें तो बांग्लादेश में यूनुस सरकार के साथ वही खेल हुआ। मतलब शेख हसीना के साथ वही खेल हुआ और यूनुस सरकार को ले आए, उनके दलाल को ये अपना बर्मा, जिसको आजकल वहां पर मिलिट्री शासन है और वो मिलिट्री जो है वहां पर एक लोकतांत्रिक शासन को हटवा करके मिलिट्री शासन लागू करवाया। ये किसने करवाया? ये अमेरिका ने। अमेरिका वहां पर अभी भी अराकान सेना और उस से आपस में लड़ाई करवा ही रही है। श्रीलंका में उन्होंने एक राष्ट्रपति को पैदल कर दिया, वहां से हम महल से भाग कर जाना पड़ा। और नेपाल में राजशाही के पक्ष में फिर से आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा खेल अमेरिका अपने तरीके से कर रहा है। और वही सिस्टम है, हमारे नेताओं को पैसे देते हैं, उनके बच्चों को उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। राजनाथ सिंह के बच्चे और सब लोगों के बच्चे जो है वहाँ विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो ये जो काम इन्होंने किया है टोरे ने, इब्राहिम टोरे ने, वो एक बहुत ही हिम्मत वाला और लोगों में उत्साह पैदा करने वाला काम है। अफ्रीका अगर इससे खड़ा हो जाता है तो एशिया में भी इससे सबक लेना चाहिए। और एशिया के लोगों को भी इन यूरोपियन कंट्रियों और अमेरिकन कंट्रीज के साथ में खड़े होने की जरूरत है। अगर अफ्रीका और एशिया मिलकर के दोनों खड़े हो जाते हैं तो यूरोप और अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि हमारे जो अरबों खरबों रुपए की जो धन दौलत और संसाधन है उसकी लूट से हम बच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने सोशल ग्रुप में डालें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि लोगों में चेतना आए और समझ आए कि किस तरह से हमको विदेशी कंपनियां जो 100% एफडीआई के नाम पर हम जिन विदेशी कंपनियों को यहाँ ला रहे हैं, जिनसे एमओयू कर रहे हैं, जिनसे वो एक तरह से हमारी लूट के साधन हैं। वो हमारी लूट जो है उन एमओयू के माध्यम से हमारी लूट करने के लिए आ रही है, कोई हमारा भला करने के लिए नहीं आ रही है। इसलिए इस पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जो ये नकली राष्ट्रवादी और
आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा करके और सारी चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं, इसके ऊपर भी एक प्रहार जरूरी है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। मैं समाप्त करूं इसके पहले एक बार फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।